खतरनाक कोरोना से जंग जारी है और इसीलिए आपकी हमारी सबकी भी एक जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन करें। सबसे ज्यादा जरूरी है हम ये मास्क लगाकर जरूर रखें, क्योंकि ये मास्क इस समय इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 इंडिया ने बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। मास्क तब तक आप ना उतारें जब तक दूसरों से आपसे दूसरों की दूरी बिल्कुल सुरक्षित ना हो, आप अकेले में ना हो, जैसे इस वक्त हम हैं। और एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। न्यूज 18 पर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के जिलाधिकारी रणबीर शर्मा पर लोगों से बदसलूकी की खबर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर रणबीर शर्मा को उनके पद से हटा दिया है। उन्हें मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर अब भेज दिया गया है। और इसकी वजह क्या रही? ये वो तस्वीर जिसकी वजह से उन्हें पद से हटाया गया। सरेआम एक युवक के साथ बदसलूकी का आरोप उन पर लगा और वो युवक इन पाबंदियों के बीच भी घर से बाहर निकला था, लेकिन उसने वजह इसकी बताई कि वो किन जरूरी सामान को खरीदने के लिए बाहर आया था। लेकिन उस पर कुछ आरोप लगाते हुए उसका मोबाइल पटक कर तोड़ने का आरोप डीएम पर लगा और उसे पीटा भी गया। आखिरकार कार्रवाई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से हुई और सूरजपुर के डीएम को पद से हटाया गया। ये वीडियो वायरल होने के बाद एक बड़ी कार्रवाई न्यूज 18 पर लगातार ये खबर दिखाई गई और उसका असर भी हुआ कि आखिरकार छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मौजूद डीएम पर यह कार्रवाई हुई है। पहले तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर रणबीर शर्मा को पद से हटाने का आदेश दिया और अब उन्होंने पीड़ित युवक को नया मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। न्यूज 18 ने दिखाया था कि किस तरह से सूरजपुर के कलेक्टर युवक को थप्पड़ मारने के साथ साथ उसका मोबाइल फोन भी जमीन पर पटक कर तोड़ देते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट भी इसके बारे में किया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सूरजपुर में कलेक्टर द्वारा नवयुवक के साथ दुर्व्यवहार के दौरान नवयुवक के क्षतिग्रस्त मोबाइल की क्षतिपूर्ति के रूप में उस नवयुवक को नया मोबाइल फोन उपलब्ध करवाया जाए। सर, मेरी दादी एडमिट है कोविड में हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ गया था उनके लिए खाना लेके और उनका ब्लड टेस्ट करवाना था, तो लैब वाले भैया को भी उधरी से लेते गया था। वो फिर सिस्टर से हम लोग वो सैंपल निकलवाए ब्लड का, फिर वो भैया लेके आए, हम खाना दे के आया, फिर वो हम दोनों आए लैब में। फिर लैब में मैं पैसा वैसा जमा किया जितना भी उसका हो रहा था। फिर वहाँ से मैं अपना रिसीव लेके वापस आ रहा था, तो फिर इतना मैं वहाँ पर रुकवाए। बोले कहाँ घूम रहे हो? मैं पर्ची निकाल ही रहा था कि इतना में मेरे को एक डंडा मारे। फिर मैं कलेक्टर साहब को दिखाने गया तो फिर इधर से आए, बोले ठीक है जाओ। फिर मेरे को बुलाए, फिर उनको पता नहीं क्या लगा, मेरा मोबाइल लेके पटक दिए ज़ोर से और फिर मेरे को एक झापड़ भी मार दिए और फिर पुलिस वालों से भी पिटवाने लग गए और बोले इसके ऊपर FIR करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। न्यूज 18 पर यह खबर दिखाई गई तो उसका असर भी हुआ। कार्रवाई डीएम पर हुई। नवयुवक ने बताया कि किस तरह का व्यवहार उसके साथ किया गया, लेकिन जो कार्रवाई हुई बाकायदा उसकी जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री की ओर से क्या निर्देश दिए गए इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी। लिखा गया, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सूरजपुर में कलेक्टर द्वारा नवयुवक के साथ दुर्व्यवहार के दौरान नवयुवक के क्षतिग्रस्त मोबाइल की प्रतिपूर्ति के रूप में उस नवयुवक को नया मोबाइल फोन उपलब्ध करवाया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के दफ्तर की ओर से यह पूरी जानकारी दी गई कि किस तरह की कार्रवाई की गई है और किस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद यह खबर न्यूज 18 पर दिखाई गई और उसका असर भी हुआ। कार्रवाई, दुर्व्यवहार करने का जिन डीएम पर आरोप लगा उन्हें पद से हटा दिया गया और उस युवक को क्षतिपूर्ति के निर्देश दिए गए। आदित्य राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, न्यूज 18 पर यह खबर दिखाई गई, किस तरह का उसका असर और जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है यह आरोप डीएम पर लगा, अब किस तरह की प्रतिक्रिया?
जी प्रशांत, न्यूज 18 की खबर का एक बहुत बड़ा असर हुआ है। पहले तो डीएम पर कार्रवाई हुई, डीएम को तत्काल डीएम के पद से हटाकर मंत्रालय में अटैच किया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़ के, उनका एक संवेदनशील चेहरा सामने आया। इस घटना पर वो पहले भी ट्वीट कर खेद जता चुके थे, लेकिन जिस युवक का मोबाइल डीएम साहब ने तोड़ा था, उस युवक को नया मोबाइल खरीद कर देने के आदेश खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शासन को दिए। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का एक संवेदनशील चेहरा जो है वो भी इसमें सामने आया है। संवेदनशीलता भी इस तरीके की घटनाओं में उनमें दिखी और ट्वीट कर उन्होंने साफ कहा था कि इस तरीके का अधिकारियों का जो रवैया है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस तरीके का रवैया नहीं दिखेगा। तो इस मामले को लेकर डीएम पर तो सीएम साहब की नाराजगी है ही, लेकिन साथ ही जो है कि युवक को मोबाइल लेकर उन्होंने जनता के प्रति अपनी संवेदनशीलता भी जताई है इस मामले में। बिल्कुल, लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये भी कि जहां कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम इन जिलाधिकारियों से डीएम के साथ बैठक करते और उन्हें बताते हैं कि जमीनी स्तर पर आप ही एक कमांडर की भूमिका में हैं इस वक्त लड़ाई में, और आपका व्यवहार अगर संयमित है, आपका ये व्यवहार काबिले तारीफ है और जनता एक बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से आपको देख रही है। वहीं इस तरह का जब उदाहरण सामने आता है, न्यूज 18 पर दिखाया जाता है, क्या इन कलेक्टर महोदय की ओर से प्रतिक्रिया आई? क्या उनकी अपनी इस तरह के कारनामे पर वो कोई रिएक्ट कर पाए? जी प्रशांत, 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री की इन कलेक्टर्स के साथ बैठक हुई थी। छत्तीसगढ़ के कई कलेक्टर्स भी इसमें शामिल थे। उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परिस्थिति में बहुत ही संभल कर परिस्थिति को संभालने के जो है समझाइश कलेक्टर्स को दी थी, लेकिन उसके बावजूद ये घटना सामने आई। बात है जो कलेक्टर साहब है, पूर्व कलेक्टर जो रहे हैं सूरजपुर के, उन्होंने कल रात में ही एक वीडियो जो है वो जारी किया था। लेकिन ये वीडियो तब जारी किया गया जब लगातार मीडिया हाउसेस के लोगों ने उन्हें फोन किया कि आपने क्यों युवक की पिटाई की, आपने सरेआम लोगों को जो है वो डंडों से पिटाया। लोग जो है कि वो दवाइयां लेने के लिए घर से निकले थे, इमरजेंसी में घर से निकले थे, लेकिन उसके बावजूद आपने बर्बरता पूर्वक कार्रवाई क्यों की लोगों पर। जब मीडिया हाउसेस की तरफ से सवाल पूछे गए और उनका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था, रात में ही ट्विटर पर ये जो वीडियो है वो ट्रेंड कर रहा था और सुबह तक ये वीडियो काफी फैल चुका था। कई मीडिया हाउसेस में जो है जो लगातार खबरें आना शुरू हुई। न्यूज 18 इंडिया ने इस खबर को विशेष तौर पर दिखाया और लगातार इसका फॉलोअप हम लोग करते रहे। तो उसके बाद जो डीएम साहब का वीडियो आया, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन इस वीडियो में भी वो माफी मांगने के बावजूद जो है कि झूठ बोलते हुए दिखाई दिए। युवक ने जिस तरीके से बताया कि उसने किसी भी तरीके की बदसलूकी नहीं की थी, जबकि डीएम साहब अपने वीडियो में बता रहे थे कि युवक जो है वो तेज रफ्तार से गाड़ी लेकर उनकी तरफ आ रहा था और रोकने पर भी नहीं रुका। इस घटना में वो घायल भी हो सकते थे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब ये वीडियो वायरल हुआ, न्यूज 18 पर यह दिखाया गया, तो उसका असर भी हुआ और आखिरकार वो कार्रवाई हुई कि किस तरह से ऐसी घटनाओं से सबक लिया जाए और वो काम किया जाए जो सिर्फ जनहित में हो, ना कि जनता को नुकसान पहुंचाने वाला, आहत करने वाला। छत्तीसगढ़ में बेकाबू कोरोना को काबू में करने के लिए पुलिस और प्रशासन का अमला भी जिस तरह से हरकतें कर रहा है, अब उस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कलेक्टर खुद जिस तरह जरूरी काम से आने जाने वालों की पिटाई करते दिखे, उसे गुंडागर्दी कहा जा रहा है। सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो दवा के लिए घर से बाहर निकले एक लड़के का मोबाइल फोन जमीन पर पटकते दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ उसे थप्पड़ मारते और पुलिस वालों से पिटवाते भी नजर आए। इस मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद उन्हें माफी मांगने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि माफी मांगने के बावजूद राज्य सरकार ने उनका तबादला कर दिया है। सूरजपुर के डीएम की हनक देखिए। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? अरे वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में रहा, इसीलिए नहीं ये पहले फोन तोड़ा फिर मारा थप्पड़। घर में रहा, इसीलिए नहीं ये पुलिस वालों से कहा मारो। भगवान टेस्ट करा के दिया था आपके सामने। जाते जाते बोले इस पर एफआईआर करो। ये रिकॉर्ड कर रहा है,
कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा रहा हूँ, भगवान की कसम रिकॉर्ड किया हूँ। तो भैया कहाँ गए? पद का गुमान, हाकिम होने का अहंकार, खुद के सर्वशक्तिमान होने का भ्रम पालने वाले ऐसे ही होते हैं। जैसा सूरजपुर का ये कलेक्टर है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर है, ये सच है। सच ये भी है कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है। सच ये भी है कि कोरोना को मात देने के लिए इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना जरूरी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि जरूरी काम से घर से निकलने वालों के मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दें, उन्हें थप्पड़ मारें, उन पर लाठी डंडे से हमले करवाएं? क्या परिवार के किसी बीमार सदस्य के लिए दवाई लेने जाना गुनाह है? क्या दवाई का पर्चा दिखाने के बावजूद किसी की पिटाई जायज है? आपका जवाब भले ही ना हो, लेकिन सूरजपुर के कलेक्टर को अपने ओहदे ने इस कदर अंधा बना दिया कि उन्हें जायज ही लगता है। यकीन नहीं होता है तो इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर फिर से देखिए और इस कलेक्टर के रुतबे से टपकने वाले हनक को महसूस कीजिए। कौन सा टेस्ट कराने गया था? अरे सर वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में बाहर, इसीलिए। नहीं ये देख रहे हो भगवान टेस्ट कराने गया था आपके सामने। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा रहा हूँ, भगवान की कसम रिकॉर्ड किया हूँ। तो भैया कहाँ गए? बताया गया कि वीडियो में नजर आने वाला ये लड़का दादी की दवाई और टेस्ट की रिपोर्ट लेने घर से निकला था। तभी सड़क पर लॉकडाउन का जायजा लेने निकले कलेक्टर साहब के अमले ने इसे रोक लिया। बाइक से उतरते ही पहले डंडे से स्वागत हुआ और फिर पर्चा दिखाने के बावजूद चालान कटवाने का फरमान आ गया। लड़के का दावा है कि जब घर से निकलने की वाजिब वजह बताने के लिए वो कलेक्टर रणवीर शर्मा के पास पहुंचा तो उन्हें फोन में पूरा वाकया रिकॉर्ड करने का शक हुआ और ऐसा शक होते ही गाड़ी की तरफ बढ़ते कलेक्टर लौटे और उनका गुस्सा फूट पड़ा। कौन सा टेस्ट कराने गया था? अरे सर वो दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में बाहर, इसीलिए। नहीं ये कलेक्टर के रुतबे के बेजा इस्तेमाल का ये वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर कलेक्टर रणवीर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई। ट्विटर पर तो कलेक्टर को सस्पेंड करने की मांग ट्रेंड करने लगा। इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। बात बिगड़ती देख कलेक्टर को देर रात माफीनामा जारी करना पड़ा और कहना पड़ा कि अपनी करतूत के लिए वो शर्मिंदा है। हालांकि ऐसी हरकत के लिए उन्होंने जो दलीलें दी वो तस्वीरों से मेल नहीं खाती। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूँ। उन्होंने बदतमीज़ी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए। अपने माफीनामे के अंत में रणवीर शर्मा ये दावा भी करते दिखे कि वीडियो में नजर आने वाले जिस लड़के को 13 साल का बताया जा रहा है वो करीब 24 साल का है। सवाल उठता है कि उसके बालिग या नाबालिग होने से कलेक्टर की हरकत को सही कैसे ठहराया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे और वहां कोरोना अस्पताल का उन्होंने दौरा किया। अस्पताल में निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है और पॉजिटिविटी रेट 2% के करीब पहुंच चुकी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की भी सारी तैयारियां प्रदेश में पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ उन्होंने 1 जून से 75 जिलों में 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन में तेजी लाने की भी बात कही है। पिछले 22 दिनों के अंदर 2,26,000 से अधिक एक्टिव केस को रिकवर करके उन्हें सकुशल घर भेजा है। प्रदेश की रिकवरी इस समय 93% से अधिक है। प्रदेश के अंदर पॉजिटिविटी अभी 2 के आसपास है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हमने थर्ड वेव की भी तैयारी की है। थर्ड वेव के लिए अभी से हर मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सीएससीज में भी हम इसको फोकस कर रहे हैं। दूर दराज के लोगों को इस ना आना पर बहुत उनको समस्या ना होने पाए, इसके लिए इसको फोकस करते हुए अभी से इस अभियान को हम लोगों ने लिया है। और इसीलिए मैं बुंदेलखंड के प्रवास पे आया हूं। बुंदेलखंड में भी मैंने झांसी, ललितपुर और जालौन की समीक्षा बैठक ली है। टीम ने यहां पर अच्छा करने का प्रयास किया है। टेस्टिंग की क्षमता उत्तर प्रदेश ने बढ़ाई है। आज हमारे यहां उत्तर प्रदेश में 3,17,000 टेस्ट हुए हैं, यानी अब तक का रिकॉर्ड टेस्ट है ये। जब कोविड का पहला पेशेंट आया था उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष मार्च 2020 में, तब उत्तर प्रदेश में एक भी टेस्ट नहीं होता था। आज हम एक दिन में 3,17,000 टेस्ट करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। 1 जून से 75 जनपदों में हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैंने इस संबंध में माननीय जनप्रतिनिधियों से भी उनकी सक्रियता के साथ, जो भूमिका अब तक रही है उसी सक्रियता के साथ वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफल बनाने, जीरो वेस्टेज तक पहुंचाने, हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए अलग से बूथ बनाने और हर यूथ को इसके लिए प्रेरित करने के लिए स्वयं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है। एक बेहद अहम खबर इस वक्त की, दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब दिल्ली में 31 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि सीएम केजरीवाल ने कोरोना केस में कमी आने पर 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के भी संकेत दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है। पॉजिटिविटी रेट 2.5 से नीचे पहुंच चुकी है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1600 कोरोना के नए मामले सामने आए। सबकी आम राय ये है कि एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी धीरे धीरे कुछ गतिविधियों को 31 तारीख से फिर हम खोलना चालू करेंगे। लेकिन अभी सबकी राय के मुताबिक, मैं दिल्ली के लोगों की राय के मुताबिक 1 हफ्ते के लिए हम लोग लॉकडाउन और बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो ये संक्रमण दर 2.5% के भी नीचे चली गई है। यानी कि अब 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 2.5 लोग संक्रमित पाए जाते हैं और 97.5 लोग ठीक पाए जाते हैं। इसका मतलब संक्रमण काफ़ी कम हो गया दिल्ली के अंदर। खुदा ना खास्ता तीसरी वेव आती है तो हम उसकी सारी तैयारियां कर रहे हैं। कितने बेड ज़रूरत पड़ेगी, कितने और आईसीयू बनाने की ज़रूरत है, कितनी और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन टैंकर खरीदने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक बनाने की ज़रूरत है। ये सब तैयारियां वो भी साथ साथ चल रही है। लेकिन भगवान ना करे कोई तीसरी वेव आए, भगवान करे कि सब लोग सुख, शांति और स्वस्थ रहें। कोरोना के दूसरी लहर की कहर की रफ्तार लगातार कम होती चली जा रही है।
लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री भी रूप बदलते वायरस से युवाओं और खासतौर पर बच्चों के लिए खतरे पर चिंता जता चुके हैं। यानी साफ है कि देश को आगे आने वाले संकट के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा और यह अंदेशा जताया जा रहा है कि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होगा। खतरे को भांपते हुए नोएडा और दिल्ली की हाउसिंग सोसाइटी में लोगों ने मिलजुल करके अब कोविड अस्पताल, ऑक्सीजन या फिर एम्बुलेंस का इंतजाम भी करना शुरू कर दिया है। तो वहीं IIT, IIM और एम्स के पूर्व छात्र भी मरीजों के लिए अपने खर्च पर आइसोलेशन सेंटर चला रहे हैं। सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। कोरोना महामारी इतने भयावह हालात पैदा कर देगी, ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था। दूसरी लहर में आंकड़ों की सुनामी, मौत के केस ऐसे चढ़े कि देश असहाय सा नजर आने लगा। स्वास्थ्य सिस्टम तक चरमरा गया। दूसरी लहर के आंकड़े अब जरा घटने शुरू हुए हैं तो देश के सामने तीसरी लहर से लड़ने की चुनौती मंडराने लगी है। सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं, बच्चों में संक्रमण और उसकी गंभीरता के आंकड़े व्यवस्थित करें। अलग से उस पर रेगुलर आप एनालिसिस कीजिए। आप स्वयं भी, मेरा सभी आप प्रमुख अधिकारियों से आग्रह है कि आप स्वयं भी उसका आकलन करें। इससे आगे के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी। तीसरी लहर का सबसे बड़ा खतरा बच्चों पर मंडरा रहा है, जिसका असर उत्तराखंड में देखने को मिला। उत्तराखंड में करीब 3000 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। उत्तराखंड में बीते 45 दिन में 9 साल तक के करीब 3000 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक राज्य में बीते 10 दिन में बच्चों के पॉजिटिव होने की रफ्तार बढ़ गई है। अस्पतालों में जो बच्चे भर्ती हुए हैं, वो एक बच्चों में इसका जो कोविड-19 महामारी का दुष्प्रभाव है, जिसको हम मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं, उसका असर बहुत ज़्यादा बच्चों में नहीं देखा गया और साधारण सुरक्षात्मक तौर पर जो इलाज लक्षणों के आधार पर बच्चों को दिया जाता है, उससे बच्चों में सुधार आ रहा है। तीसरी लहर के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि ये बच्चों के लिए घातक साबित होगी। संभावनाएं कही जा रही हैं, ऐसा नहीं कि वो आएगी ही, और आएगी तो कितनी बड़ी आएगी। मुझे लगता है कि सेकेंड वेव को प्रेडिक्ट करने में कहीं ना कहीं गलती हो गई हम लोगों से ना। पहले और दूसरे वेव में जो परिवर्तन था बच्चों में, इसको सोच करके एंटीसिपेट किया जा रहा है कि थर्ड वेव में और ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। और जो वेरिएंट नया फैला है इस समय, जो किसी भी कंट्री या किसी के नाम से लें, जो B.16172 की बात हो रही है, तो डेफिनेटली ये बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। दूसरी लहर के चोट से देश अभी उभर नहीं पाया कि तीसरी लहर का खतरा देश पर मंडराने लगा है। ऐसे में सरकार के साथ साथ इस बड़े खतरे से निपटने की तैयारी में लोग सामाजिक स्तर पर भी जुट गए हैं।
नोएडा की महागुन मॉडर्न सोसाइटी ने तीसरी लहर से निपटने के लिए 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है। इसे खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोरोना के तीसरे लहर की संभावना जताई जा रही है। सरकार भले ही तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कुछ एक ऐसी सोसाइटी भी हैं जो खुद से तैयारी करना शुरू कर दी है तीसरे लहर से लड़ने के लिए। नोएडा में एक ऐसी ही सोसाइटी है और उस सोसाइटी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड पूरी तरीके से तैयार है। इस वार्ड के सभी बेड्स पर ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इंतजाम भी किया गया है। महागुन मॉडर्न सोसाइटी की तरह ही अब कोरोना मरीजों की मदद के लिए आईआईटी, आईआईएम और एम्स के पूर्व छात्र सामने आए हैं। इन सभी पूर्व छात्रों ने दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर में एक आइसोलेशन सेंटर बनाया है। इन सभी पूर्व छात्रों ने मिलकर AIR फाउंडेशन बनाया है और इस फाउंडेशन के तहत चंदा इकट्ठा करके करीब 1 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है। अभी इस सेंटर में 80 बेड की व्यवस्था की गई है। फाउंडेशन का मतलब है एलुमनाई ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कोविड रिलीफ। ये ट्रस्ट हिंदुस्तान के जितने बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि IIT, एम्स, IIM, मैमसी, इस तरह के सभी इंस्टीट्यूट्स के एलुमनाई ने मिलकर इसे बनाया है। सेकेंड वेव से बहुत घातक तरीके से लोगों को बीमार हो रहे थे और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया था, तो हमने ये एयर फाउंडेशन बनाई जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे लोगों की मदद की जाए। कोरोना के हालात को देखते हुए अब इस सेंटर में गंभीर मरीजों के इलाज की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा इस सेंटर में कोरोना मरीजों की दवाएं, भोजन की व्यवस्था फाउंडेशन की तरफ से की गई है और इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। डिस्ट्रिक्ट एडमिशन साउथ की मदद से हमने इस सेंटर को कारगर किया और यहाँ पर अब हम 80 SpO2 से ऊपर के सभी पेशेंट्स को सभी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा रहे हैं। उनको ऑक्सीजन भी दी जा रही है, दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं और वहाँ पर खाना आदि सुविधा सभी दी जाती है और ये सभी सुविधाएं किसी को भी मुफ्त दी जाती हैं, किसी से भी किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं लिए जाते। दूसरी लहर से लोगों के मन में कोरोना का डर और गहरा हो गया है और जब देश के सिर पर तीसरी लहर आने का खतरा मंडरा रहा है तो लोग खुद ही जान बचाने का साजो सामान जुटा रहे हैं ताकि अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान बचाकर भी जन सेवा की जा सके। दिल्ली के विकासपुर में DG3 सोसाइटी के लोगों ने भी खुद ही अपना मेडिकल स्टोर तैयार कर लिया है। तो अब एम्बुलेंस की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, इसे एम्बुलेंस में तब्दील किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर, ह्यूमिडिफायर, फ्लोमीटर, तमाम चीज़ों के साथ एक सिलेंडर को तैयार किया गया है जो इमरजेंसी सिचुएशन में काम आ सके। इसके साथ साथ अटेंडेंट के लिए PPE सूट भी नजर आ रहा है, मास्क है, ग्लव्स हैं, शील्ड है, तमाम चीज़ों को यहाँ पर लगाया गया है और साथ ही स्ट्रेचर जो पेशेंट के लिए होते हैं जिनसे निकालकर तुरंत से उन्हें अस्पताल में ले जाया जा सके, ये इंतजाम भी सोसाइटी में किया गया है। कोरोना महामारी 100 साल की सबसे बड़ी त्रासदी बनकर देश दुनिया पर टूटी है। ऐसे हालात में जब हर तरफ अंधेरा ही नजर आता है, नोएडा, छतरपुर, विकासपुरी के लिए ये लोग समाज के लिए उम्मीद की किरण बनने का काम कर रहे हैं। कराह रहे देश का यही हौसला है जो उम्मीद बधाता है कि एक दिन हम इस व्याधा से भी जीत जाएंगे। कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग के बीच दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन बंद हो गया है। एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने वैक्सीन खत्म होने की बात कही थी। वैक्सीन न होने की वजह से कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद दिखाई दिए। राजधानी के पंडारा पार्क इलाके में तो एक वैक्सीन सेंटर पर तो बाकायदा ताला जड़ दिया गया। दिल्ली में 18 से 44 साल उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम बंद हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के पंडारा पार्क के एक स्कूल में, नवीग स्कूल का नाम है, और यहाँ पर जो वैक्सीनेशन साइट बनी हुई है वो फिलहाल बंद है। मैं आपको तस्वीरों में अगर दिखाना चाहूँ तो देखिए ये एक साइट है, साइट 1 है, जिस पर ताला लटका हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ स्कूल में 3 साइट बनाई गई थी जो फिलहाल पूरी तरह से बंद है और आपको यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आएगा। इस रास्ते में साइट 2 और साइट 3 है, यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली में करीब 200 जगहों पर
युवाओं के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा था, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। कल दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के माफ कीजिएगा, जो वैक्सीनेशन बुलेटिन जारी किया जाता है उसके मुताबिक कल तक की ही वैक्सीन दिल्ली सरकार के पास बची थी, जिसे कल लगा दिया गया और आज से ये काम पूरी तरह से बंद हो गया है उन युवाओं के लिए जिन्हें ये वैक्सीनेशन दिया जा रहा था। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली को वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने और दिल्ली का कोटा बढ़ाए जाने की मांग की है। फिलहाल जो वैक्सीनेशन युवाओं के लिए दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में चल रहा था वो फिलहाल बंद हो गया है। कैमरा पर्सन प्रणय दास के साथ जावेद मंसूरी।